सीरीज ऑफ चैप्टर चला, चार्ज करंट ये वो, तो उसमें सबसे लास्ट चैप्टर है इस सीरीज का। इसको क्या बोला जाएगा? तो इसको बोला जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब हम लोग पढ़े थे तो उस समय जो करंट को आप पढ़े थे वो वाला करंट कौन सा था? तो जो करंट को आपने उस समय पढ़ा था उस करंट को बोला जाता है क्या? उस करंट को बोला जाता है डायरेक्ट करंट। तो देखो, दुनिया में पहला करंट जो होता है वो होता है डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट करंट के बारे में ही अभी तक आप पढ़ रहे थे। मे बी ईएमआई चैप्टर में एक आध बार वेरिएबल करंट आया था तो बोला भी गया था कि वही एसी करंट। तो डायरेक्ट करंट का मतलब क्या हुआ कि द करंट विच फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, कि मान लो अगर करंट बह रहा है, इस कोने से करंट शुरू हुआ है तो उस कोने तक उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर एक वायर है तो उसमें करंट क्या है? उसमें अगर करंट को देखिए तो डायरेक्शन जो है वायर में कांस्टेंट है, कि डायरेक्शन इस वायर में करंट का कभी नहीं बदलेगा। अब डायरेक्ट करंट दो प्रकार के हो सकते हैं। डायरेक्ट करंट में क्या होता है? पहला होता है कांस्टेंट डायरेक्ट करंट, कि ज्यादातर आपने कांस्टेंट डायरेक्ट करंट के बारे में ही पढ़ा कि सर्किट में 2 एम्पियर करंट है तो वो हमेशा वही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो करंट है वो क्या है कि करंट हैज सेम क्या? सेम वैल्यू एंड डायरेक्शन, कि ना तो ये वैल्यू में बदला ना तो ये डायरेक्शन में बदला। तो देखो, कहने का मतलब क्या हुआ कि समय के हिसाब से ये करंट हमेशा एक ही दिशा में फ्लो किया और उसका वैल्यू एक ही रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर I इक्वल टू 2 एम्पियर है तो जिंदगी भर उसका वैल्यू I इक्वल टू 2 एम्पियर है और जिंदगी भर ये एक ही दिशा में फ्लो किया, तो इसको कांस्टेंट डायरेक्ट करंट बोला गया। दूसरा क्या हो सकता है? तो दूसरा हो सकता है वेरिएबल डायरेक्ट करंट। तो देखिए, वेरिएबल डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि करंट अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगा, वैल्यू बदलेगा। कैसे? तो वेरिएबल डायरेक्ट करंट का मतलब हुआ कि करंट अपना वैल्यू चेंज करेगा, कि करंट चेंजेज इट्स वैल्यू, की वैल्यू फिक्स नहीं है, बट नॉट डायरेक्शन। अल्टरनेटिंग करंट के लिए हर हाल में डायरेक्शन को बदला जाना चाहिए। तो यहां से देखो, तो करंट चेंजेज इट्स वैल्यू। मान लो अभी थोड़े देर के लिए 2 एम्पियर रहा, फिर 1 एम्पियर और रहा, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। तो यहां पे देखिए I वर्सेज T के ग्राफ में कि करंट डायरेक्शन नहीं बदला है एक ही दिशा में, उसी दिशा में घट बढ़ रहा है। डायरेक्शन का मतलब तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि अगर इस दिशा में करंट फ्लो कर रहा है तो अगर I पॉजिटिव ले रहे हैं तो जो इस दिशा में करंट फ्लो करेगा उसको निगेटिव लेंगे। तो करंट ने अपना डायरेक्शन कहां बदला है? तो पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने इस करंट के बारे में पढ़ा था जो कांस्टेंट डायरेक्ट करंट था, कि डायरेक्ट करंट का मतलब डायरेक्शन कभी नहीं बदलेगा। तो ये ना डायरेक्शन बदला ना वैल्यू बदला। यहां पे देखो, वैल्यू तो बदल रहा है कि 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर और अलग अलग वैल्यू ले रहा है, डायरेक्शन नहीं बदला है। तो ये डायरेक्ट करंट के बारे में है और डायरेक्ट करंट के बारे में आपने पहले ही पढ़ लिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। अब अगर हम लोग बात करें क्या? अब हम लोग बात करें अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में देखिए क्या बोला जाएगा कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है? तो अल्टरनेटिंग करंट है कि द करंट विच चेंजेज बोथ its value
एज वेल एज डायरेक्शन। तो ऑफ कोर्स डायरेक्शन बदलने के लिए तो वैल्यू बदलना ही पड़ेगा। 5 न्यूटन है तो -5 न्यूटन होगा, 5 एम्पियर है तो -5 होगा। तो बिना वैल्यू बदले डायरेक्शन कैसे बदल लेगा? तो द करंट विच चेंजेस बोथ इट्स वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए, अगर मैं अभी 3 टाइप ऑफ एसी हम लोगों को पढ़ना है, उसमें से एक टाइप ऑफ एसी जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो कहने का मतलब क्या है, देखो अगर ग्राफिकली समझते हैं, यहां पे ऊपर में एक वायर भी बना देंगे। अगर ग्राफिकली समझते हैं तो ये अपना आई है और ये अपना टी है। देखो क्या हुआ, ये करंट मान लीजिए 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हुआ, तो यही वो वायर है। उसी वायर में अलग अलग टाइम पे आप देख रहे हैं। तो देखो अभी करंट इस वायर में इस दिशा में फ्लो कर रहा है कि अभी करंट का डायरेक्शन ऐसा है। अगर आप थोड़े देर बाद देखोगे तो ये देखिए करंट अपना डायरेक्शन बदल चुका है कि अगर ये प्लस आई डायरेक्शन है तो ये माइनस आई डायरेक्शन है। इस पॉइंट के बाद, इतना समय के बाद उसी वायर में करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया कि अगर मान लो यहां पे करंट 3 एम्पियर था तो यहां का करंट -3 एम्पियर है। तो करंट ने अपना डायरेक्शन बदल लिया। मान लीजिए इस पॉइंट पे फिर करंट यहां आया और करंट ऐसा हो गया, तो यहां पे इस पॉइंट पे आने के बाद फिर देखो करंट पॉजिटिव हुआ, तो अभी करंट का डायरेक्शन ऐसा है। तो अल्टरनेटिंग करंट कहने का मतलब यह है कि वो करंट अगर उसी वायर को आप देखिए, जैसे मान लो अगर मैं फिक्स कर दूं कि ये मेरा 0 सेकेंड है, ये काम 5 सेकेंड पे हुआ है, ये 7 सेकेंड पे हुआ है और ये 9 सेकेंड है। तो अगर आप इस वायर को ऑब्जर्व करोगे कि 0 से 5 सेकेंड तक, तो उसी वायर में करंट का डायरेक्शन ऐसा है कि इधर की ओर 0 से 5 तक पॉजिटिव है। फिर अगर 5 से 7 देखोगे तो करंट निगेटिव हो गया, उसी वायर में करंट का डायरेक्शन ऐसा है। फिर 7 से 9 देखोगे तो 7 से 9 में देखिए फिर करंट पॉजिटिव हुआ, तो उसी वायर में करंट का डायरेक्शन ऐसा है। तो अल्टरनेटिंग करंट का पहला फीचर ये हुआ कि अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसीलिए तो नाम है अल्टरनेट। अल्टरनेट डायरेक्शन में ये चल रहा है कि एक बार इस डायरेक्शन में तो एक बार इस डायरेक्शन में। तो अल्टरनेटिंग करंट का पहला फीचर ये हुआ कि ये डायरेक्शन भी बदलेगा और ये वैल्यू भी बदलेगा। अब देखिए जो अल्टरनेटिंग करंट का ये होगा, वो अलग अलग प्रकार का अल्टरनेटिंग करंट का वेव फॉर्म होगा। उसको समझने से पहले एक चीज को हम लोगों को समझना होता है कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो आप पहले से जानते हैं। एक चीज होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसमें वर्ड छुपा हुआ है मोशन। तो ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये सिर्फ मोशन से रिलेटेड है। कहने का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ कि एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम ऑसिलेट कर सकता है कि वो यहां से यहां इन दोनों पॉइंट के बीच में ऑसिलेट कर सकता है। तो आप बोलते हो ये SHM कर रहा है। कोई मास है जिसको आप वाइब्रेशन बोलते हो कि ये मास इन दोनों पॉइंट के बीच में ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, तो आप बोलते हो ये ऑसिलेट कर रहा है। तो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो इसमें बोला जाता है क्या कि यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, समझिए कि अल्टरनेटिंग करंट में आपका कौन सा क्वांटिटी ऑसिलेट करता है। तो यहां पे करंट ऑसिलेट करता है। इसका मतलब क्या है समझिए, देखो यहां पे
ये पार्टिकल अपना ओरिजिन पे है तो x का वैल्यू 0 हो सकता है। ये पार्टिकल जब अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाएगा तो x का वैल्यू +a हो सकता है, मतलब पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम। और ये पार्टिकल अपना मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाएगा तो x का वैल्यू -a हो सकता है। अगर देखिए किसी भी समय पे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए जो इक्वेशन होता है वो x = a sin ओमेगा t होता है। यहां पे ओमेगा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर दूसरा एक प्रॉपर्टी होता है f, तो f को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। और तीसरा एक प्रॉपर्टी होता है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है और टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, तो ये सब ऑसिलेशन में आप ऑलरेडी जानते हो कि फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि 1 सेकंड में ये कितना साइकिल पूरा किया। टाइम पीरियड का मतलब है एक साइकिल को पूरा करने में कि यहां से रवाना हुआ, यहां तक पहुंचा, फिर वापस आके, इसको हम लोग एक साइकिल बोलते हैं। तो एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड का तो जनरल डेफिनेशन है कि टाइम फॉर वन साइकिल, कि वन साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में अगर 5 बार यहां से यहां कर लिया है तो 5 फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ये ऐसा हुआ। ऑसिलेशन में ही हम लोग जानते हैं कि 2 रिलेशन होता है, एक होता है ओमेगा = 2πf और एक होता है ओमेगा = 2π/t। तो ये अपना ऑसिलेशन का रिलेशन है। देखिए यहां पे अगर साइन का ग्राफ आप ऑलरेडी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो साइन का जो ग्राफ होता है, साइन थीटा का ग्राफ, तो साइन थीटा 0 पे 0 होता है। 0 से जब वो π/2 पहुंचता है तो 1 लेता है, 180 पे फिर से 0 हो जाता है। जब वो पाई पहुंचता है वो -1 कब होता है, तो 270 डिग्री, 3π/2, और फिर से 0 हो जाता है कहां पे, 2π पे। तो ये साइन थीटा का ग्राफ है। अगर यहां पे इस पार्टिकल को देखोगे तो क्या होता है, देखिए ये पार्टिकल धीरे धीरे चलना शुरू करेगा और अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A तक पहुंचेगा। कि ये पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, धीरे धीरे अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A तक पहुंचा। उसके बाद पार्टिकल वापस आना शुरू करेगा कि वाइब्रेशन में होता क्या है, जा रहा है फिर घूम के आएगा कि ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता है। तो गया, आ रहा है, तो वापस से मीन पोजीशन आया तो फिर से 0 हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर वही पार्टिकल यहां से इस डायरेक्शन में गया, तो इस डायरेक्शन में गया तो -a तक पहुंचा। तो यहां पे देखिए -a तक पहुंचा, फिर से पार्टिकल -a के बाद घूम जाता है और फिर से 0 हो जाता है। और इसी को क्या है, इसी को कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहेगा पार्टिकल, कि यही घटना रिपीट होते रहेगा कि 0 से a से 0, फिर उल्टा डायरेक्शन में 0 से -a से 0, फिर वही चीज रिपीट हो रहा है। तो यहां पे क्या ऑसिलेशन कर रहा है, तो यहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या फिर पार्टिकल का पोजीशन ऑसिलेट कर रहा है। कि इन जनरल सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल का पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेट करता है। एक तो इक्वेशन जहां पे ए को क्या बोला जाता है, ए के लिए वर्ड यूज किया जाता है
एम्पलीट्यूड, और ये क्या है, ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सोच के भी लगता है कि पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम दूरी जो जा सकता है वो x इक्वल टू a के बराबर, या उल्टा साइड में मैग्नीट्यूड में बोले तो x इक्वल टू a के बराबर। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि पार्टिकल 0 से a से 0, 0 से -a, -a से 0, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। इसका इक्वेशन ऐसा है। तीन क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, दूसरा फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज नंबर ऑफ साइकिल्स, कि एक सेकंड में कितना बार ये काम कर लिया। टाइम पीरियड, दैट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, इसको टाइम पीरियड बोला गया। तो ये जनरल एसएचएम इतना अगर पढ़ लिए हैं तो देखो, अब हम लोगों ने क्या बोला है कि यहां पे कौन ऑसिलेट करेगा, तो यहां पे करंट ऑसिलेट करेगा। तो सबसे पहला बात देखिए कि इन जनरल जो अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन होगा, तो अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन होता है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, कि किसी वायर से जाने वाला जो क्या है, किसी वायर से जाने वाला करंट ऑसिलेट कर रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे समझते हैं। यहां भी ओमेगा इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। यहां भी एफ नाम का एक फ्रीक्वेंसी होगा, और फ्रीक्वेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसी के लिए, आगे आगे देखेंगे। फिर उसके बाद टी इक्वल टू क्या, टी इक्वल टू हमेशा की तरह टाइम पीरियड, यहां पे भी ऐसा होगा। जो रिलेशन था कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, वो भी क्या होगा, वो भी एज इट इज सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब देखो यहां पे क्या मतलब हुआ, अगर इसको इससे कंपेयर कीजिएगा तो देखो क्या होता है। अगर इस वायर में मान लीजिए एसी फ्लो कर रहा है, तो एसी दोनों इक्वेशन तो सेम है, तो एसी क्या करेगा कि अपना अल्टरनेटिंग करंट आप पुट करके भी देखो, ये ग्राफ कहां से आया है, T इक्वल टू 0 पे करंट 0 के बराबर है, लेकिन कभी ना कभी जिंदगी में ओमेगा टी किसके बराबर होगा, तो ओमेगा टी जो होगा वो पाई बाई 2 के बराबर होगा। देखिए करंट आई नॉट हो गया। फिर थोड़े देर बाद करंट घटना शुरू करेगा, करंट 0 हो जाएगा। फिर जैसे यहां पे होता था, यहां पे आके देखो करंट अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा, तो करंट अपना डायरेक्शन यहां पे बदल लिया। फिर से करंट उल्टा दिशा में क्या होगा, तो करंट उल्टा दिशा में माइनस आई नॉट होगा, और यहां पे देखिए फिर से करंट 0 हो जाएगा। अब देखो ये घटना कब कब हो रही है उसको समझते हैं। तो ये ओमेगा टी का ग्राफ है, किसके साथ, ओमेगा टी या टी दोनों में से जिसका सोचिए, बाद में रिलेशन बताया जाएगा। तो ये देखो पाई बाई 2, ये देखो पाई, ये देखिए 3 पाई बाई 2, और ये देखिए 2 पाई, इसके बराबर ऐसा हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा, अगर उस वायर को आप देखोगे, उसी वायर को, तो देखो वायर को आपने एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 से क्या हुआ, ओमेगा टी इक्वल टू आपने पाई बाई 2 तक देखा। तो उसी वायर में देखो करंट का डायरेक्शन ऐसा था, और करंट 0 टू आई नॉट चला गया। जैसे एसएचएम में देखते थे कि पार्टिकल 0 से x इक्वल टू प्लस ए तक चला गया, करंट वहां तक चला गया। जैसे अब देखो, अभी भी अगर आप देखिएगा कि ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई 2 से ओमेगा टी इक्वल टू पाई तक, तो यहां पे करंट घट रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं बदला है। अभी भी करंट पॉजिटिव है, अभी भी करंट पॉजिटिव है, अभी भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि 0 टू ए गया तो 0 टू आई नॉट, तो इसका एम्पलीट्यूड आई नॉट है। वापस आ रहा है, कहां से कहां, तो वापस आ रहा है, करंट घट के आई नॉट से क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया।
तीसरा वाले में आगे बढ़े तो एट ओमेगा टी जब पाई से किसके बराबर 3π/2 के बराबर है, तो इस वायर में अब देखो करंट अपना डायरेक्शन बदल चुका है। जो आप SHM देख रहे हैं वहां पे भी देख रहे हैं कि x = 0 से +a गया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था, +a से 0 आया, भले ही वापस आ रहा है, भले ही करंट घट रहा है, लेकिन अभी है पॉजिटिव, तो डायरेक्शन वही था। जब x = 0 पे वापस आया, उससे अगर निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखिए करंट अपना डायरेक्शन बदल लिया कि इस रीजन में करंट निगेटिव है और करंट कहां से कहां जा रहा है, तो 0 to -I0 यहां करंट जा रहा है कि करंट इस डायरेक्शन में शुरुआत में 0 था, 3π/2 होते तक क्या हुआ, 3π/2 होते तक करंट इस डायरेक्शन में आपका -I0 मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। अब देखिए अगर ओमेगा टी 3π/2 से 2π के बीच में सोचिएगा, तो यहां पे अगर सोचते हैं तो यहां पे देखो, तो यहां पे करंट डायरेक्शन तो आज भी निगेटिव है, बस अंतर क्या है, फिर से -I0 to 0 हो गया, लेकिन डायरेक्शन ऐसा ही है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि करंट का ना तो वैल्यू फिक्स है, करंट का ना तो डायरेक्शन फिक्स है, और करंट कर क्या रहा है, तो करंट ऑसिलेशन कर रहा है। जैसे कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है अपना डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही करंट ऑसिलेट कर रहा है अपना वैल्यू, कि करंट 0 से I0 जा रहा है, I0 से 0 आ रहा है, 0 से I0 गया, I0 से 0 आया, यहां तक करंट इस डायरेक्शन में था, पॉजिटिव डायरेक्शन में। उसके बाद देखिए तो करंट क्या हुआ, करंट अब अपना डायरेक्शन बदला, उल्टा डायरेक्शन में, कि थोड़ा देर करंट इधर फ्लो किया था, इधर फ्लो किया था, अब करंट अपना डायरेक्शन बदला, 0 to -I0 हो रहा है कि इस डायरेक्शन में, जैसे मान लो अगर वैल्यू ले ले तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, किसका बज रहा, आपको बज रहा, किसका फोन बज रहा, किसका फोन बज रहा क्या, ये तो नहीं बज रहा। चलिए यहां पे क्या हो रहा है, तो यहां पे देखिएगा, तो मान लो अगर I0 5 एम्पियर है, तो सबसे शुरुआत में क्या होगा, 0 से 5 एम्पियर जाएगा इस दिशा में, फिर क्या होगा, 5 एम्पियर से 0 हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा, फिर क्या होगा, डायरेक्शन बदलेगा, देखो डायरेक्शन बदला, अब इस दिशा में करंट बढ़ेगा, 0 से -5 एम्पियर इस दिशा में, फाइनली इसी दिशा में जो -5 एम्पियर शुरू में था, घटते घटते 0 हो जाएगा। तो ये करंट का ऑसिलेशन का कहानी था कि जैसे SHM में क्या ऑसिलेट करता है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे करंट ऑसिलेट करेगा, तो इसको आपको समझना था, इसीलिए यहाँ पे ऐसा ये सब करवाया गया। अब पढ़ते हैं, अगर दोनों का कंपैरिजन समझ गए हैं तो ये आपको बस समझाने के लिए था। अब समझिए टाइप्स ऑफ AC, कि AC हम लोगों को 3-4 प्रकार का होता है, उसमें से जो अपने सिलेबस में पढ़ना है वो है साइनोसॉइडल AC, कि साइनोसॉइडल कहने का मतलब जो अपना करंट और वोल्टेज होगा वो साइन और कॉस का फंक्शन होगा, कि I = I0 sin ओमेगा t ऐसा हो सकता है। I = साइनोसॉइडल का मतलब केवल साइन होना जरूरी नहीं है, साइन और कॉस कोई भी रहे तो साइनोसॉइडल माना जाता है। सिमिलरली जो अपना EMF है वो भी तो अगर अल्टरनेटिंग करंट आया कहां से होगा, कहीं ना कहीं अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा, तो E = E0 sin ओमेगा t या E = E0 cos ओमेगा t, तो ये ऐसा इसी को अपने सिलेबस में पढ़ना है। तो सारा डिस्कशन तो अभी आपने देख ही लिया कि साइनोसॉइडल AC कहने का मतलब क्या है, कि साइनोसॉइडल AC कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में करंट 0 होगा,
धीरे धीरे करंट को मौका मिलेगा, करंट बढ़ के आई नॉट हो जाएगा। इस दिशा में करंट था और बढ़ रहा था, अभी भी करंट इसी दिशा में है, आई नॉट से घट के 0 हो जाएगा। फिर अपना करंट डायरेक्शन बदला, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव है तो नीचे वाला निगेटिव है, तो पहले करंट इधर की ओर था, भले ही वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, 0 से आई नॉट हो रहा है, ढेर सारा हजारों करोड़ों वैल्यू है बीच में, आई नॉट से 0 हो रहा है तो ढेर सारा हजारों करोड़ों वैल्यू है बीच में। अब डायरेक्शन बदला तो 0 से माइनस आई नॉट हुआ, माइनस आई नॉट से क्या हो गया, फिर 0 हो गया। तो टोटल एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये करंट का वेरिएशन है टाइम के साथ साइनोसॉइडल एसी के लिए। अगर मान लो ई होता तो ई का भी ग्राफ ऐसा ही होगा। तो पहला एसी है साइनोसॉइडल एसी, दूसरा को हम लोग बोलते हैं क्या, दूसरा अल्टरनेटिंग करंट को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगुलर एसी। तो ट्रायंगुलर एसी वगैरह को बस ग्राफ देख लेना है, पढ़ना पूरा का पूरा चैप्टर साइनोसॉइडल एसी ही है। हमारे घरों में भी जो सप्लाई हो रहा है वो साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट ही है। ट्रायंगुलर में कुछ नहीं है, देखो ये अपना करंट 0 था, 0 से बढ़ के आई नॉट हो गया, ठीक है, आई नॉट से घट के 0 हो गया, 0 से और अपना डायरेक्शन बदला, इस साइड आने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव करंट, ये निगेटिव करंट, ये देखिए इस साइड में आके ये क्या हुआ, माइनस आई नॉट हुआ। बस इसी को रिपीट करते रहिए कि 0 से आई नॉट से 0, 0 से माइनस आई नॉट से 0, बस रिपीट होता जाएगा। 0 से क्या, 0 से आई नॉट, तो आई नॉट से क्या, फिर 0, 0 से माइनस आई नॉट से 0। देखिए ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, तो इसीलिए इसको ट्रायंगुलर आईसी बोलते हैं। इसका एक साइकिल देखो यहाँ पे पूरा हो रहा है, ये एक टाइम पीरियड के बराबर हुआ कि 0 से, जैसे ये है तो ये साइन कॉस की तरह दिख रहा है, ये ट्रायंगल की तरह दिख रहा है कि 0 से आई नॉट से 0, 0 से माइनस आई नॉट से 0, एक साइकिल हुआ। उसी साइकिल को 0 से आई नॉट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल इसका वैल्यू बदला है, यहां आने के बाद डायरेक्शन भी बदल गया। तो एसी में क्या है, वैल्यू और डायरेक्शन। तीसरा जो है उसको बोला जाता है स्क्वायर एसी, तो वो और भी आसान है। स्क्वायर एसी बस 2 ही वैल्यू लेता है। स्क्वायर एसी देखो, स्क्वायर एसी कहने का मतलब जिंदगी भर ये आई नॉट था, आई नॉट से घट के कुछ देर कितना रहेगा, तो कुछ देर रहेगा ये कितना, कुछ देर रहेगा ये माइनस आई नॉट, फिर 0 हो गया, फिर हो जाएगा ये आई नॉट, कुछ देर आई नॉट रहेगा, कुछ देर बाद फिर माइनस आई नॉट हो जाएगा। बस देखिए उसी को ये रिपीट कर रहा है। तो ऐसे को क्या बोला जाएगा, स्क्वायर एसी या स्क्वायर वेव एसी। यहाँ पे देखो एक साइकिल कहाँ पूरा हो रहा है, तो एक टाइम पीरियड यहाँ पे पूरा हो रहा है कि शुरुआत में दो अपना आई नॉट वैल्यू लिया हुआ है, कुछ देर के लिए डायरेक्शन चेंज किया, माइनस आई नॉट वैल्यू ले रहा है कुछ देर के लिए, फिर आई नॉट वैल्यू ले रहा है कुछ देर के लिए। तो देखो आधा समय ये वाला करंट, अगर इस पार्ट ऑफ वायर को अगर इस समय देखिएगा तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, वायर को इस समय देखिएगा तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। इसी वायर में देखो करंट भले ही बदल रहा है, वही बोल रहे हैं कि लाखों करोड़ों वैल्यू ले रहा है करंट इन दोनों पॉइंट के बीच में, कि 0 से 0 हो रहा है, सभी वैल्यूज को छूते हुए 0 से 0 हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा ऐसा होगा। यहां पे देखिए यहां भी 0 से 0 हो रहा है, सभी वैल्यूज को छूते हुए हो रहा है, तो भले ही वैल्यू बहुत सारा होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। तो पहले ही बोला गया कि ये दोनों तो दिखा दिया गया है कि भाई ट्रायंगुलर भी होता है और स्क्वायर भी होता है। अपना सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा साइनोसॉइडल एसी पे ही घूमेगा। तो चलिए अब चेक करते हैं कुछ कुछ चीजों के बारे में। तो देखो सबसे पहले जो है वो सब कुछ ऑसिलेशन का बात है, तो थोड़ा बहुत तो रिमाइंडर करना पड़ेगा, नहीं तो समझ में कैसे आएगा। तो देखो सबसे पहला बात है कि अब हम लोगों को कौन सा एसी पे फोकस रखना है, तो साइनोसॉइडल एसी पे ही फोकस रखना है। तो देखिए साइनोसॉइडल एसी का इक्वेशन
आई इक्वल टू अभी शुरुआत में केवल और केवल साइन ओमेगा टी ऐसा लेके चलते हैं। देखो ये जो टर्म ओमेगा टी होता है इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है फेज। एक होता है फेज, अभी बस फेज बोल रहे हैं, बाद में थोड़ा समय बाद आएगा फेज डिफरेंस। अभी बस समझिए फेज मतलब क्या होता है। फेज मतलब होता है करंट एड्रेस, कि अभी का करंट एड्रेस बोल सकते हैं, करंट लोकेशन बोल सकते हैं। जैसे देखो अगर आपको T1 टाइम पे चाहिए करंट का वैल्यू क्या होगा, तो आप यहां पे T1 पुट करोगे, ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे, तो एड्रेस बताने का दो तरीका होता है। या तो मुझे टाइम बता दो, देखो एड्रेस बताने का दो तरीका होता है कि या तो मुझे उस व्यक्ति का नाम बता दो या तो घर का पता बता दो। तो नाम बताने का मतलब है कि इस टाइम पे कितना करंट होगा, या ओमेगा टी बताने का मतलब हुआ कि इस फेज पे कितना करंट होगा। सिमिलरली दो तरीका से आप पूछ सकते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम T2 कि इस टाइम पे मुझे करंट बता दो, या उसका घर का एड्रेस इस फेज पे मुझे करंट बता दो। तो देखो इनडायरेक्टली तो आप यही ना करोगे। अगर मान लो मैं बोलूं फॉर एग्जांपल आई इक्वल टू क्या होता होगा 5 साइन 120t, यही तो होता है आई का मतलब, इसका वैल्यू यही तो हुआ इसका मतलब कि आई इक्वल टू इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 एम्पियर है, इसका ओमेगा 120 के बराबर है। अगर मैं पूछूं t इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1/60 सेकेंड पे क्या वैल्यू होगा, तो आप t को इससे मल्टीप्लाई करोगे, या फिर मैं ओमेगा t इक्वल टू पूछूं तो एक ही बात नहीं है क्या। तो वो हुआ फेज और वो हुआ क्या, वो हुआ टाइम, कि टाइम बता सकते हैं या फिर फेज बता सकते हैं। ऐसा देखो कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और वो पॉइंट्स को आप ऑलरेडी जानते हो कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। देखो t इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होना चाहिए 2 पाई बाई टी इसके बराबर। तो देखो यहां पे आप दो तरीके से दिखा सकते हो कि AC जो है वो अपना पीक वैल्यू देखो 0 से शुरू हुआ, I0 पहुंचेगा, फिर 0 पे आएगा और यहां पे -I0 पहुंचेगा। तो देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि I0 होने के लिए कि एट अगर AC I इक्वल टू I0 है, अगर I इक्वल टू I0 है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि I0 साइन ओमेगा टी, इसका वैल्यू I0 के बराबर है। I0 कट गया, साइन ओमेगा टी 1 के बराबर आएगा, ओमेगा टी पाई बाई 2 के बराबर आएगा। पुट करो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई बाई टी, इसका वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर, ये इसका वैल्यू स्मॉल टी देखिए T/4 के बराबर आएगा। तो आज से याद रखिए कि I0 तक पहुंचने में जो फेज खर्चा होगा, ओमेगा टी खर्चा होगा, वो पाई बाई 2 के बराबर होगा, और जो टाइम खर्चा होगा वो 1/4 ऑफ टाइम पीरियड T/4 के बराबर टाइम खर्चा होगा। जैसे मान लो अगर इसमें देखिएगा, यहां से तो ज्यादा याद रहता है कि ये 0 है, 0 से प्लस ए जाने में अगर कोई पूछेगा कितना फेज खर्चा होगा, तो पाई बाई 2 खर्चा होगा। कोई पूछेगा कितना टाइम खर्चा होगा, तो T/4 खर्चा होगा यहां से यहां जाने में। अगर वापस आया यहां तक, तो यहां तक आने में फेज कितना खर्चा होगा, तभी तो 0 हो रहा है। अगर ओमेगा टी पाई होगा तभी तो 0 हो रहा है। तो यहां तक आने में ओमेगा टी कितना खर्चा होगा, तो फेज बोलेगा तो पाई और टाइम बोलेगा तो आधा टाइम पीरियड। सिमिलरली यहां से यहां आने में अगर कोई पूछेगा कि यहां से यहां आने में
फेज कितना खर्चा होगा, तो यहां से यहां आने में फेज खर्चा होगा 3π/2, टाइम कितना खर्चा होगा 3t/4। तो कितना सीधा सीधा तो है 3π/2, टाइम के टर्म में बोला जाए तो 3t/4। एक साइकिल का मतलब ही होता है 2π, कि 2π फेज में साइकिल रिपीट होता है। एक साइकिल का मतलब ही तो होता है टाइम पीरियड। तो यही बात बोल रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको दो तरीके से बोला जा सकता है कि वहां तक पहुंचने में कितना टाइम खर्चा हुआ। तो यहां तक पहुंचने में पहली बार पिक वैल्यू t/4 टाइम खर्चा हुआ। अब वापस से 0 आने में कितना टाइम खर्चा हुआ, तो t टाइम खर्चा हुआ। फिर निगेटिव में पिक वैल्यू पहुंचने तक तो 3t/4 टाइम खर्चा हुआ। और यहां पहुंचने पे कितना खर्चा होगा, तो ये किसका ग्राफ है, I वर्सेस t का ग्राफ है। इसी को तो आप टाइम पीरियड बोलते हैं। मैंने दोनों को एक जगह सुपर इंपोज करके दिखाया है कि दो दो बार क्यों याद रखना है। तो ये I वर्सेज t का ग्राफ है। हमने कहा लोगों का एड्रेस बताने के लिए या तो आप उसके टाइम के जरिए एड्रेस बताइए, नहीं तो दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि उसके फेज के जरिए। तो अगर ओमेगा t के साथ ग्राफ बनाओगे तो यही बोला जा रहा है कि 0 से I0 पहुंचने में जो फेज खर्चा होगा वो π/2 के बराबर होगा। I0 से फिर 0 तक पहुंच गए तो शुरुआत से पाई फेज खर्चा हो चुका है, और -I0 पे पहुंचेंगे तो शुरुआत पे 3π/2 फेज खर्चा हो चुका है, और वापस से 0 आने पे 2π खर्चा हो चुका है। तो वही बोल रहे हैं कि एक ग्राफ है I वर्सेस ओमेगा t का और एक ग्राफ है I वर्सेस t का। आप दूसरे तरीके से सोचो ना, वही वैल्यू आएगा। देखो दूसरे तरीके से सोचोगे तो दूसरे तरीके से सोचना है तो ऐसे सोचिए कि अगर t का वैल्यू मैं यहां लेता हूं, ओमेगा t किसके बराबर होना चाहिए, तो 2π/t इंटू t। तो सबसे पहले t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, ओमेगा t 0 होगा। जब टाइम 1/4 हुआ t/4 तो ओमेगा t क्या होना चाहिए, 2π/t इंटू t/4। आ तो रहा है ओमेगा t का वैल्यू π/2। यही तो बोल रहे हैं कि अगर 1/4 ऑफ टाइम खर्चा हुआ तो फेज π/2 के बराबर खर्चा होगा। अगर t/2 समझते हैं तो 2π/t इंटू किसके बराबर, t/2 इसके बराबर। देखिए आपका ओमेगा t किसके बराबर आएगा, पाई के बराबर। एक बार करके देखिए 3t/4, यहां पे करोगे 2π/t इंटू 3t/4, तो ये किसके बराबर 3π/2। लास्ट में t पुट कीजिए, t पुट करोगे तो ओमेगा t का वैल्यू 2π के बराबर आएगा। तो वही बोले एड्रेस बताने का दो तरीका है, या तो t बोल दो तो भी बता देंगे, या फिर ओमेगा t बोल दो तो भी बता देंगे। तो टर्म ओमेगा t को जो है वो बोला जाता है क्या, ये है अपना फेज। दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, इसके बराबर दोनों के बीच का रिलेशन है। इसको याद रखिएगा। इससे आगे अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें पहला बात, दो बातें अभी हम लोगों को। सबसे पहले AC का दो वैल्यू होता है, एक होता है एवरेज वैल्यू और दूसरे को बोला जाता है RMS वैल्यू। कि किसी भी AC साइकिल के लिए हमको उसका एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अगला कल का क्लास आपका एवरेज वैल्यू, अगर AC को समझ गए कि हाँ भाई AC का मतलब करंट और वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, ऑसिलेट करता है, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से उल्टा साइड में मैक्सिमम, उल्टा साइड में 0। यहाँ पे एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगे उसको टाइम पीरियड, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड फ्रीक्वेंसी, तीसरा चीज ओमेगा, बाद में टाइम पीरियड गायब हो जाएगा और एफ और ओमेगा बच जाएगा। तो पहला बात हमको ये पढ़ना है। दूसरा बात जो हम लोगों को पढ़ना है
वो हम लोगों को पढ़ना है एसी सर्किट्स। एसी सर्किट कहने का मतलब क्या होता है कि अभी तक आपने देखा कि डायरेक्ट करंट जो है वो रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर को दिया जा रहा है। तो एसी सर्किट में हम लोगों को पढ़ना क्या होता है कि एसी सर्किट को रजिस्टर से कनेक्ट किया जाएगा, एसी सर्किट को कैपेसिटर से कनेक्ट किया जाएगा, एसी सर्किट को इंडक्टर से कनेक्ट किया जाएगा। फिर आगे और क्या कॉम्बिनेशन होगा, ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टर प्लस कैपेसिटर हो, एसी को उससे कनेक्ट किया जाएगा। ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टर प्लस इंडक्टर हो, उससे कनेक्ट किया जाएगा। सबसे लास्ट जो होगा वो सभी सर्किट का गुरु होगा, जो एसी सर्किट में हम लोगों को पढ़ना होता है, उसको बोला जाता है एलसीआर सर्किट। कि एलसीआर सर्किट ही यहाँ का मेन टॉपिक है कि एलसीआर सर्किट में क्या होगा, एक एसी सोर्स होगा, उसको कनेक्ट किया जाएगा एक ऐसे सर्किट से जिसमें एक रजिस्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा, एक इंडक्टर होगा और एक एसी सोर्स होगा। इसी को एलसीआर सर्किट बोला जाता है। तो कल पहले एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू शुरू किया जाएगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, थैंक यू।